नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का मार्केट का पूरा एक्शन और साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है, लॉन्ग टर्म में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनने वाले हैं, ये तमाम बातें हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान है आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग खबरों पर डिटेल रिसर्च देने के लिए। आशीष से जानेंगे कैसा रहा आज मार्केट का हाल। स्वाति खंडेलवाल बताएंगी कॉफी डे से जुड़ी एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। वरुण से जानेंगे दिसंबर तिमाही में एशियन पेंट्स और एचयूएल के नतीजे कैसे रह सकते हैं। देवांशी बताएंगी Q3 में बजाज फिनसर्व से उम्मीदें। कुशल से जानेंगे अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी डील और अमरीश पांडे बताएंगे बजट में रेलवे के लिए क्या हो सकते हैं ऐलान। ये सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन बाजार का मूड माहौल कैसा रहा, किस तरह की हलचल हमने आज मार्केट में देखी है, ये पहले आपको बताते हैं। तो आज मार्केट में लगातार दूसरे दिन बिकवाली हावी रही। कारोबार के अंत में निफ्टी 250 अंकों की गिरावट के साथ 17,938 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 656 अंक फिसलकर 60,099 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 169 अंक टूट गया। अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। और आज बाजार में जबरदस्त गिरावट आई है। निफ्टी 18,000 के नीचे आ गया है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानते हैं कि आखिर बाजार में इतनी तेज गिरावट क्यों रही। कल के भारी उतार चढ़ाव भरे सेशन के बाद भारतीय बाजारों में आज फिर से कमजोरी का माहौल रहा और कमजोरी के पीछे दो खास वजह थी। पहली तो इंपोर्टेड जो कि अमेरिका से आती दिखी। अमेरिकी बाजार भारी भरकम गिरावट के साथ बंद हुए। दिन के निचले स्तरों के आसपास चारों ही इंडेक्स डाउ, नेस्डेक, S&P 500 और रसेल 2000, यानी कि डर तो था ही कल कि अमेरिका में कमजोरी वाला सेशन होगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा 550 अंक लुढ़का डाउ और 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट नेस्डेक में देखने को मिली, उम्मीद से कहीं ज्यादा। तो पहला कारण तो वो था, यानी कि हमने ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी पर रिएक्शन देना ठीक समझा। दूसरा कारण भाई जो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार FIs की बिकवाली के आंकड़े आते दिख रहे, कल भी थे, हालांकि बहुत बड़े नहीं लेकिन थे। तो ये दोनों ही फैक्टर मिलकर बाजार पर दबाव बनाते दिखे। ये तो दो बाहर के फैक्टर थे, लेकिन अंदर का फैक्टर ये था कि कल इंट्राडे में जिस तरह का करेक्शन हुआ उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला ट्रेडर्स का और तेजी की पोजीशन बनाने में वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। फिर अब आज जब एक बार 18,000 के ऊपर खुला टिका रहा तब तक तो ठीक, लेकिन जैसे 18,000 के लेवल के नीचे निफ्टी आता दिखा और 38,000 के नीचे बैंक निफ्टी, तो ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला और उन्होंने फिर अपनी लॉन्ग पोजीशन यानी कि तेजी की पोजीशन धीमे धीमे कम करना शुरू किया। स्टॉप लॉस समझ लें, प्रॉफिट बुकिंग समझ लें, जो कहना है कह दे, लेकिन हल्के होने की शुरुआत की और उसकी वजह से दिन भर बाजार दबाव में रहे। वो तो आखिरी 1-1.5 घंटे में थोड़ी रिकवरी आती दिखी और क्लोजिंग इतनी बुरी नहीं थी। 17,950 के आसपास निफ्टी बंद होता दिखा। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग काफी बेहतर थी, 38,000 के ऊपर, ये ठीक कही जाएगी, खराब नहीं। और बैंक निफ्टी ने तो एकदम 37,700-750 के सपोर्ट जोन से ही वापस रिकवरी दी और निफ्टी ने भी 17,800-17,875 की रेंज जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है उसे तोड़ा नहीं। तो रिकवरी ठीक हुई है आखिरी 1 घंटे पर। इस रिकवरी के पीछे थोड़ी डाउ फ्यूचर्स की रिकवरी का भी योगदान था, जो कि दिन के दौरान 200-250 पॉइंट नीचे थे, वो रिकवर होते हुए दिखे। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन उतार चढ़ाव। कल पहले मजबूती बाद में कमजोरी, आज पहले कमजोरी और बाद में हल्की रिकवरी, मजबूती नहीं कहूंगा, हल्की रिकवरी। और बाकी ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली का माहौल आज भी बरकरार रहा। तो ये मार्केट में गिरावट की वजह रही। लेकिन अब हम रुक करते हैं अपने खास मेहमान का और हमारे साथ आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी साहब हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस शो में। और पहला सवाल आपसे यही कि लगातार दूसरे दिन मार्केट में गिरावट का माहौल रहा, तीसरे दिन यानी कल का बाजार आप कैसा देख रहे हैं, कैसा रह सकता है? और कल के बाजार के इंडिकेशन को समझते हुए प्योरली इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कल कहां पर ट्रेड लेना चाहिए? नमस्कार मृत्युंजय जी और नमस्कार सभी दर्शकों को।
सबसे बड़ी चीज है कि बाजार में ये थोड़े से ग्लोबल मार्केट और क्रूड के भाव देखते हुए थोड़ी बहुत चिंता का विषय, एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल, क्योंकि जिस हिसाब से बाजार ने इतनी तेजी से एक रिकवरी देखी, 18,200 300 तक गया और एक छोटा बड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। मैं मानता हूं कि ये हो सकता है एक दो दिन और ऐसा साइडवेज से म्यूटेड बाजार के डायरेक्शन रहे, पर इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है, क्योंकि ये एक ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन रहता है, छोटा बड़ा करेक्शन। बट ये करेक्शन में आपको खरीदना चाहिए, सही स्टॉक खरीदे और अच्छा मुनाफा कमाए। अगर मैं एक दो दिनों के लिए बताऊं, सिर्फ कल के लिए 2 दिनों के लिए बताऊं, तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज बहुत बेहतरीन लग रहा है। 2265 के आसपास ट्रेड हो रहा है अभी, और मैं मानता हूं कि स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए 2230 का और टारगेट रखना चाहिए 2450 का। सुप्रीम इंडस्ट्री एक पीवीसी पाइप वगैरह बनाने की बहुत बड़ी कंपनी और बहुत बेहतरीन कंपनी। अच्छा, तो ठीक है, ये आपने एक दो दिनों का ट्रेड बताया सर, लेकिन अगर थोड़ा सा पोजिशनल व्यू हो, थोड़ा सा मान लीजिए 10-15 दिन 20 दिन का, तब कहां पर ट्रेड लेना ठीक रहेगा इस मार्केट में सिद्धार्थ जी? देखिए, इसमें ऐसा है कि फार्मा स्पेस मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है, क्योंकि एक बिटन डाउन स्पेस है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने मिला है पिछले एक क्वार्टर की अगर बात करूं, और अभी अगर बाजार में थोड़ी बहुत नर्वसनेस है बजट के कारण या ग्लोबल मार्केट्स के कारण, तो सीक्वेंट साइंटिफिक एक मिड कैप फार्मा एपीआई की कंपनी, नंबर 1 कंपनी, पर किस में? फार्मा एपीआई में नंबर 1 कंपनी सीक्वेंट साइंटिफिक, इस पे खरीदारी की राय है। अभी भाव करीबन 180 के आसपास है। मैं मानता हूं स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए 170 का और टारगेट रखना चाहिए 200 रुपए का। बहुत ही बेहतरीन कंपनी सीक्वेंट साइंटिफिक, एक अंडर परफॉर्मर कंपनी है, बट मुझे लगता है पोजिशनल स्तर पे एक परफॉर्मेंस आ सकता है। ठीक है, तो ये पोजिशनल ट्रेड आपके लिए जहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और टू व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो के तीसरी तिमाही के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। कंपनी का मुनाफा घटा है, मगर ये बाजार के अनुमान से ज्यादा रहा है। मतलब एक्चुअल मुनाफा कम हुआ है, लेकिन मार्केट ने जितनी गिरावट की आशंका जताई थी या जो अनुमान लगाया था, उसके मुकाबले ज्यादा रहा है। कंपनी ने 1214 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, मगर बाजार को सिर्फ 1114 करोड़ रुपए मुनाफे का अनुमान था। बाजार को कंपनी के घटते मार्जिन से चिंता हो सकती है। ये 19.5% से घटकर 15.5% पर आ गया है। तो अब जरा सिद्धार्थ जी आप बताएं सर कि नतीजे तो उम्मीद के मुताबिक रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े अलग अलग आए हैं उसको देखते हुए कंपनी पर आपका व्यू क्या है? देखिए मृत्युंजय जी, टू व्हीलर स्पेस या ऑटोमोबाइल स्पेस से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, और उम्मीद से थोड़े बेहतर नतीजे। और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जिस हिसाब से एक्सपोर्ट मार्केट में जो दिक्कतें देखने मिली हमें बजाज ऑटो द्वारा पिछले क्वार्टर के नतीजों में, इसलिए उम्मीद भी थोड़ी सी नीचे थी और उम्मीद से बेहतर नतीजे, मार्जिन बेटर। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बजाज ऑटो पे तो हमारी कोई राय नहीं है, बट टू व्हीलर स्पेस में मैं अभी भी मानता हूँ हीरो मोटो को दमदार करेगा, और सबसे बड़ा कारण है ग्रामीण इलाका, रूरल इंडिया। और इस बजट में रूरल पे, ग्रामीण पे बहुत फोकस रहेगा। मैं मानता हूं हीरो मोटो पे आप बेट कर सकते। तो ये राय आपकी बजाज ऑटो पर। लेकिन अब रुक करते हैं एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर का, और खबर कॉफी डेक से जुड़ी हुई है। माना जा रहा है कि कंपनी के कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान अंतिम चरण में, फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। बताइए स्वाति। बिल्कुल, एक और बड़ी कंपनी के बारे में खबर है, और सूत्र मुझे बता रहे हैं ये है कैफे डे। जी हाँ, कॉफी डे एंटरप्राइजेज, ये कंपनी जो आप जानते हैं कुछ समय से थोड़ी दिक्कत में आई थी जब से इनके प्रमोटर का देहांत हुआ था, और उसके बाद से जो दिक्कत थी वो कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर थी। और अब हमें समझ में आ रहा है कि ये फाइनल स्टेज पर है डेट रीस्ट्रक्चरिंग। थोड़े समय से बैंक्स इस पर काम जरूर कर रहे थे, बट अब लग रहा है कि वो पूरा प्लान रेडी है, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो टाइमलाइंस रखी गई हैं न्यू टर्न अराउंड प्लान में, वो है अप्रैल 2022, यानी कि नए फाइनेंशियल ईयर में हम देखेंगे ये टर्न अराउंड प्लान लागू हो जाएगा। क्या है टर्न अराउंड प्लान, ये जानना जरूरी है। बेसिकली जो इनका डेट है उसको ऑब्वियसली रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है,
और कैफे ग्लोबल का डेट एटलीस्ट आधा हो जाएगा फ्रॉम द नंबर दैट इट इज करेंटली एट 1100 ऑड करोर्स। कंपनी ऑफ कोर्स अपना कॉर्पोरेट ऑफिस भी सेल करने जा रही है, बहुत सारी कॉस्ट कटिंग मेजर्स किए हैं उन्होंने, ओवरऑल अपना बिजनेस के यूनिट्स कम करके मर्ज करके कंसोलिडेट किया है काफी हद तक, और आगे भी वो इशू करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। 4 बैंक्स ऑफ कोर्स इसमें सबसे बड़े जिनको जो वो लैंड कर जिन्होंने इनको रुपए लैंड किए हैं और जो रिकवरी की बात कर रहे हैं वो है कर्नाटका बैंक, आरबीएल, येस बैंक और रेबो बैंक। आपको पता है कि इस वक्त बिजनेस काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है पिछले कुछ समय में, और कंपनी ने भी एक्चुअली अगर 2 साल से देखें तो अपने डेट को अच्छा रिडक्शन करते हुए देखा है। मैंने नंबर्स मैं बता दूं, 3000 करोड़ जो होता था 2020 में, वो 21 में ऑलमोस्ट 1200 करोड़ के करीब रह गया। तो काफी कम करने की कोशिश की गई है डेट लेवल्स ऑलरेडी, और आगे अब रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लागू होने वाला है, जिसका मतलब ये है कि कंपनी फाइनली एक तरह से रीवर्क करके इसका नया प्लान लागू हो जाएगा 1 तारीख अप्रैल 2022। ये एटलीस्ट लेंडर्स होप कर रहे हैं कर लेंगे। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण खबर कॉफी डे को लेकर। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर तिमाही में एशियन पेंट्स के नतीजे कैसे रह सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण दुबे। बताइए वरुण। देखिए, एशियन पेंट्स के नतीजे जो है ना वो मिले जुले रहेंगे। मिले जुले मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्रोथ जो है वो कंपनी की काफ़ी बेहतर रहने वाली है। रियल एस्टेट की डिमांड जो है वो काफ़ी बेहतर थी, जहाँ से कंपनी को सहारा मिलेगा। इसके अलावा जो त्योहारी सीजन में मांग बढ़ी है उसका भी भरपूर फायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ जो एबिटा फ्रंट पे परफॉर्मेंस है वो थोड़ा कमज़ोर रहने वाला है। आय में हमारा अनुमान है कि करीब 22-23% के आसपास का उछाल आएगा। वो इसलिए है क्योंकि कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ करीब 10 से 15% के आसपास रहने वाली है। हालांकि हाई बेस पे है ये, लेकिन इसके बावजूद जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो ठीक ठाक रहेगी। कच्चे तेल के जो दाम बढ़े हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो कि इस कंपनी का रॉ मटेरियल है, उसके दाम जो बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट कंपनी के ओवरऑल मार्जिन पे होगा। नो डाउट मार्जिन को संभालने के लिए कंपनी ने प्राइस हाइक लिए थे, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे। इसके लिए एबिटा जो है 10% गिरेगा, मार्जिन जो है 26% से गिर के करीब 19.3% के आसपास आने वाले, और लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के जो मार्जिन है उसमें गिरावट देखी जा रही है। मुनाफा भी अगर आप देखेंगे तो इसके चलते करीब 10-11% के आसपास की गिरावट वहाँ भी आएगी। 1265 से गिर के ये करीब 1130 करोड़ के आसपास आ सकता है। यानी कि ग्रोथ जो है वो अच्छी रहेगी। त्योहारी सीजन की मदद कंपनी को मिलेगी, रियल एस्टेट में जो डिमांड बढ़ रही है उसकी मदद कंपनी को मिलेगी, लेकिन मार्जिन पे दबाव का जो सिलसिला है वो इस क्वार्टर भी जारी रहने वाला है। तो ग्रोथ अच्छी रहने की उम्मीद है, ये बात वरुण बता रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि बजाज फिनसर्व के नतीजे कैसे रह सकते हैं, और ये बता रही हैं देवांशी। जी बिल्कुल, आप देखिए बजाज फिनसर्व से इस तिमाही में काफी शानदार नंबर्स आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऑलरेडी उनका जो लेंडिंग कारोबार है उसके नतीजे आते हुए दिखे थे कल, और काफी दमदार नतीजे कंपनी ने पेश किए थे। ओवरऑल जो ईयूएम है उसमें 26% तक की बढ़त आती हुई दिखी थी, मुनाफा 85% से बढ़ता हुआ दिखा था, और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी अनुमान से बेहतर आती हुई दिखी थी, 40% तक का जंप देखने मिला था। तो इन ऑल जो लेंडिंग कारोबार है वहां से काफी सहारा मिलता हुआ दिखा है। इसके साथ ही अगर आप जनरल इंश्योरेंस कारोबार की बात करें तो इस बार जो इनके नेट प्रीमियम्स है उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। जनरल प्रोडक्ट्स उनके जो हैं या जनरल जो हेल्थ प्रोडक्ट्स है वहां पे काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली थी, और इसके साथ ही जो क्रेडिट प्रोटेक्शन कारोबार है ये जो उनका प्रोडक्ट है उसमें भी जो बिक्री है वो काफी अच्छी होती हुई दिखी, और इससे भी जनरल इंश्योरेंस कारोबार को सहारा मिलता हुआ दिखेगा। दूसरी तरफ लाइफ इंश्योरेंस कारोबार में भी इस बार प्रीमियम्स थोड़े से बढ़ते हुए दिखे, और दूसरी तरफ अगर क्लेम्स की बात करें, क्योंकि उनके पास काफी प्रोविजंस बने हुए थे ऑलरेडी, तो इसका सहारा मिलता हुआ दिखेगा। क्लेम्स होने से भी बहुत ज्यादा मुनाफे पर असर होता हुआ नहीं दिखेगा। तो इंश्योरेंस कारोबार में अच्छी बढ़त देखने मिलेगी, और साथ ही लेंडिंग कारोबार के नंबर्स काफी अच्छे आते हुए दिखे। तो कंसोलिडेटेड नंबर्स भी इस बार बजाज फिनसर्व से अच्छे आने की ही उम्मीद लगाई जा रही है। चलिए, और अब आपको बताते हैं कि एचयूएल के नतीजे कैसे रह सकते हैं, और ये बता रहे हैं वरुण। देखिए, एचयूएल के नतीजे अच्छे रहेंगे। खासकर शहरी इलाकों से जो मांग है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इस क्वार्टर में भी वही ट्रेंड रहने वाला है, उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत मार्जिन को सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन जो ग्रामीण इलाकों से मांग है, पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने हाईलाइट किया था कि वहाँ दिक्कतें हैं, और इस क्वार्टर में भी माना जा रहा है कि दिक्कतें जो है वो अभी भी जारी रहने वाली है, तो वहाँ से ज़्यादा मदद मिलेगी नहीं।
लेकिन जो शहरी इलाकों से मदद मिल रही है उसके चलते वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो 3 से 4% के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। होम केयर में करीब 10% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, पर्सनल केयर में 8 से 10% की ग्रोथ होगी, फूड कारोबार में करीब 12 से 14% के आसपास की ग्रोथ होगी और इसी के चलते कंपनी की जो कुल आय है उसमें 10% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 13,000 करोड़ के आसपास आ सकता है। कच्चे माल के दाम यहाँ भी बढ़े हैं और खासकर पाम ऑयल की जो कीमतें बढ़ी है उसका खामियाजा कंपनियों को लगातार भुगतना पड़ा है। हालांकि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो खासकर जो सोप यानी कि साबुन का पोर्टफोलियो है उसमें कंपनी ने प्राइस हाइक ली थी करीब 8 से 10% के आसपास की, तो उसका काफ़ी हद तक फायदा जो है इस कंपनी को मिलना चाहिए और इन्हीं सब की वजह से जो मार्जिन है वो स्टेबल रह सकते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ सकते हैं, 24% से बढ़कर करीब 24.3% के आसपास आएंगे, कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी का अनुमान नहीं लगा रहे हैं। और मुनाफा जो है उसमें करीब 15-16% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 1921 करोड़ से बढ़ के करीब 2220 करोड़ के आसपास आ सकता है। तो ग्रोथ तो अच्छी रहेगी, मार्जिन भी ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री पर ध्यान रखना, खासकर ग्रामीण इलाकों में मांग किस तरह की अब देखने मिल रही है, क्या वहां कोई रिवाइवल है, ये जानना कंपनी से काफी इंपॉर्टेंट होगा। और अब देखते हैं कि आज की तेज गिरावट के बाद कल के कारोबार के लिए अनिल जी क्या सुझाव दे रहे हैं। अब जहां तक कल का सवाल है, निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज है 17,750 17,800, ये आखिरी सपोर्ट है, ध्यान में रखें। इसके नीचे मार्केट थोड़ा खराब ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो आप इसे रनिंग करेक्शन के तौर पर मान सकते हैं। और ऊपर की तरफ 18,050 की रेंज के पार निकल कर टिके तो ही मजबूती का पहला संकेत मिलेगा। तो इन दो लेवल्स पर रखनी है आपको नजर। अब आइए बैंक निफ्टी, 37,700 750 तुरंत सपोर्ट है, होल्ड होना चाहिए। अगर खराब हुए तो 37,350 37,500 फाइनल सपोर्ट है, इसके नीचे बैंक निफ्टी खराबी के संकेत देगा। ऊपर कितना आ सकते हैं? 38,350 38,500, ये 150 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी में ऊपर मजबूत सप्लाई जोन है, इसके पार निकलेंगे तो ही मजबूती का अच्छा संकेत आएगा। अब किन संकेतों के दम पर हम कल ट्रेड करेंगे? पहला तो हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 25-30 पॉइंट हरे निशान में आ चुके थे, यानी कि पूरी की पूरी रिकवरी हुई। हालांकि हमारे बाजारों ने ज्यादा रिकवरी नहीं दी, तो ऐसे में अगर अमेरिकी बाजारों में आज रिकवरी आ जाती है और मजबूती के साथ बंद होते हैं तो कल एक रिकवरी हमारे यहाँ बनती है, पहली चीज। दूसरा फैक्टर एफआईज की बिकवाली का होगा, कितनी बिकवाली करते हैं, कम ज्यादा या सिर्फ ट्रेडर्स ने बेचा है, वो देखना होगा। और तीसरा फैक्टर है कल हफ्ते की एक्सपायरी का। वैसे तो वीकली एक्सपायरी में क्या होता है, हर हफ्ते आती है, लेकिन जिस तरह की भारी भरकम 70-70 80-80 लाख शेयरों की पोजीशन निफ्टी के कॉल ऑप्शंस में बनी हुई है, 25-25 30-30 लाख शेयरों की पोजीशन बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में बनी हुई है, उसको देखते हुए कल की एक्सपायरी बड़ी जबरदस्त रहने वाली है, मंथली एक्सपायरी की तरह ही। तो कल फिर से एक बड़े एक्शन वाला दिन होगा और रिजल्ट सीजन तो जोरों पर है ही। तो निफ्टी की और निफ्टी के बाहर दिग्गज कंपनियों के नतीजों के लिए कल बड़ा दिन है, उन पर भी हम करेंगे फोकस। ये तो आपके लिए हो गई कल की ओवरऑल स्ट्रेटेजी, लेकिन ऑप्शन के जरिए आपको कहां पर कमाई के मौके कल मिलेंगे, ये बताने का वक्त भी है। और ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बताने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, ऑप्शन के जरिए कल कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं? नमस्कार। देखिए, बाजार में पिछले 2 दिनों से थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है, स्पेशली निफ्टी 450 पॉइंट गिरा है। बट हमारा ऐसा मानना है कि सेलेक्टिव स्टॉक्स यहाँ पे आउट परफॉर्म करना चाहिए और पूरा स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम आएगा। तो हमने जो 2 ट्रेड निकाले, दोनों बाई साइड में निकाले। पहला रहेगा लुपिन। आप देखोगे फार्मा काउंटर थोड़े डिफेंसिव प्ले करेंगे और लुपिन में काफी दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे लगभग 985 990 तक के लेवल बन सकते हैं। तो इसलिए 960 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 16 रुपए में बंद हुआ, 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाई और ये कॉल डबल होकर लगभग 30 से 32 रुपए का टारगेट दिखा सकती है। दूसरा ट्रेड रहेगा बलरामपुर चीनी। देखिए, हम अब बजट की तरफ अग्रसित है, तो सेलेक्टिव शुगर और फर्टिलाइजर कंपनीज यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। बलरामपुर चीनी में भी मौजूदा लेवल से 4-5% की मोमेंटम बनेगा, तो 450 का कॉल ले बलरामपुर चीनी का। 12 रुपए के आसपास बंद हुआ, 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाई और ये कॉल 10 रुपए बढ़ के 22 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है। बहुत शुक्रिया चंदन जी आपका ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए। लेकिन अब सिद्धार्थ जी, आखिरी सवाल सर आपसे ये कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को इस मार्केट में कहां पर नजर रखनी चाहिए, कहां पर पैसा लगाना चाहिए?
एग्रीकल्चर पे पैसा लगाइए, ग्रामीण इलाके पे पैसा लगाइए लंबी अवधि के लिए, क्योंकि बजट में बहुत अच्छा बूस्ट आ सकता है ग्रामीण इलाकों के लिए, रूरल इंडिया के लिए। और इसमें से एक कंपनी लेके आया हूं, वो है रैलिस इंडिया। रैलिस इंडिया पे खरीदारी की राय। ये टाटा ग्रुप की कंपनी, बहुत ही दम पेरेंटेज। करती क्या है ये समझ लेते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन और सीड के बिजनेस में है रैलिस इंडिया। फोकस कर रही है नए नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च करने का, साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स भी करती है ये कंपनी, और एक्सपोर्ट्स में इनका मार्केट शेयर में बढ़ोतरी हो रही है। कंपनी अपना विस्तार करने वाली है, केपेक्स प्लान है करीबन 800 करोड़ का। और सीड के बिजनेस में इनका जो की फोकस है वो खरीफ क्रॉप्स पे है, और नेक्स्ट 5 आने वाले समय में 7% का रेवेन्यू ग्रोथ आप उम्मीद लगा सकते हैं आने वाले 2 सालों के लिए। साथ ही साथ इंटरनेशनल क्रॉप केयर बिजनेस, ये भी इनका बहुत दमदार चल रहा है, जो 15% से ग्रो हो सकता है आने वाले 2 सालों के लिए। ऐसी दमदार टाटा ग्रुप की कंपनी रैलिस इंडिया, जिस पे आपको खरीदारी करनी चाहिए लंबी अवधि के लिए। टारगेट रखना चाहिए 350 रुपए का, 350 का। ओके, तो रैलिस इंडिया, इस पर आप नजर रखिए लॉन्ग टर्म के लिए, 350 के टारगेट के लिए। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी आपका, और साथ ही बहुत शुक्रिया आप हमारी पूरी रिसर्च टीम का भी, डिटेल्ड रिसर्च हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।